हेलो फ्रेंड्स, ध्यान देंगे। आपका ये बायो का सेशन है। इस बायो के सेशन में मैं क्या बताऊंगा आपको। हमारी बॉडी के अंदर कुछ बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं। उन बायोकेमिकल रिएक्शंस में क्या होता है कि आपके कुछ मेटाबॉलिक प्रोसेस होगा, जिसको आप उपापचयन की क्रिया कहते हैं। यानी हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस होता रहता है। यानी आपका उपापचयन की क्रिया आपके शरीर के अंदर होती रहती है। यह उपापचय की क्रिया दो तरीके से होती है। यानी जो मेटाबॉलिक जो प्रोसेस होता है, ये दो स्टेप में कंप्लीट होता है। इसका पहला स्टेप क्या होगा, पहले स्टेप में जो बायोकेमिकल रिएक्शन होगी आपकी बॉडी में, उसका पहला होगा एनाबोलिज्म। पहला होता है एनाबोलिज्म। और इसी का बायोकेमिकल रिएक्शंस का जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है आपका कैटाबोलिज्म। फर्स्ट होगा आपका एनाबोलिज्म, सेकंड होगा आपका कैटाबोलिज्म। अब एनाबोलिज्म में क्या होगा, एनाबोलिज्म को हिंदी में आप कहोगे उपचय। एनाबोलिज्म को हिंदी में आप कहोगे उपचय, और कैटाबोलिज्म को हिंदी में आप कहोगे अपचय। अब उपचय और अपचय ये दोनों प्रोसेस आपकी बॉडी में साथ साथ होते रहते हैं। और इन जो मेटाबॉलिक की प्रोसेस होगी, उपापचय की जो क्रिया होगी, इसके अनुसार क्या होते हैं, कुछ आपकी बॉडी के अंदर कुछ रिएक्शंस होती रहती हैं। उन रिएक्शंस में आपके क्या क्या आएंगे, वो कुछ इस प्रकार से होंगे भाई। जो आपके एनाबोलिज्म होते हैं, उपचय की क्रिया होती है। उपचय की क्रिया में आपका पोषण यानी न्यूट्रिशन एंड संश्लेषण यानी सिंथेसिस, ये दो क्रियाएं होती हैं एनाबोलिज्म में। एनाबोलिज्म होता क्या है, एनाबोलिज्म में क्या होगा भाई, आपके जो भी सिंपल मॉलिक्यूल होते हैं, एनाबोलिज्म में सिंपल जो मॉलिक्यूल होते हैं आपकी बॉडी के, वो क्या करते हैं, एक जगह पे इकट्ठे होते रहते हैं। यानी सिंपल मॉलिक्यूल जुड़ने के बाद एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लेते हैं। यानी छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लेते हैं, जिसमें आपको क्या कहोगे, एनाबोलिज्म। यानी एनाबोलिज्म में क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर छोटे छोटे सभी टिश्यू मिलकर या कुछ मिलकर क्या बनाएंगे, आपके बड़ा एक सिस्टम बना लेते हैं, बड़ा मॉलिक्यूल किसी भी चीज़ का बना लेते हैं। इसे ही आप क्या कहोगे भाई, एनाबोलिज्म यानी पोषण या संश्लेषण। अब कैटाबोलिज्म में क्या होगा, कैटाबोलिज्म यानी मेटाबॉलिक की दूसरी जो प्रोसेस होती है, उसकी दो दूसरी प्रोसेस होगी, वो होगी आपकी कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म में क्या होगा, आपका श्वसन यानी रिस्पायरेशन, श्वास लेना और छोड़ना। नंबर 2 होगा आपका उत्सर्जन यानी इमाइशन। यानी इसमें आपके जो भी होंगे, जो भी आपका बड़ा मॉलिक्यूल होगा, कैटाबोलिज्म में क्या होंगे, आपकी बॉडी के अंदर बड़े मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में टूट जाते हैं। तो ये प्रोसेस क्या होती है, इसके अपोजिट होती है, इस तरीके से। तो आपके जो बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में टूट जाते हैं। और एनाबोलिज्म में जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं, वे सभी मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लेते हैं। इसी को आप क्या कहोगे, एनाबोलिज्म। एनाबोलिज्म में दो चीज़ आती हैं आपकी, उपचय में आपकी दो चीज़ें आती हैं, क्या, पोषण और संश्लेषण। और कैटाबोलिज्म में आपकी यानी अपचय में दो चीज़ें आती हैं, कौन सी, श्वसन उत्सर्जन। श्वसन बोले तो रिस्पायरेशन, उत्सर्जन बोले तो इमाइशन। तो ये दो प्रोसेस इसमें आएंगे। अब हमको जो अभी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पढ़ना है, वो पढ़ना है आपको श्वसन, ठीक है। यानी रिस्पायरेशन पढ़ना है आपको, यानी ह्यूमन बॉडी में रिस्पायरेशन किस तरीके से होता है। तो जो कैटाबोलिज्म का जो पहला पार्ट होगा श्वसन, उसको आप किस तरीके से पढ़ोगे। उसके बाद में उत्सर्जन पढ़ाऊंगा, पहले पढ़ाऊंगा आपको क्या, श्वसन यानी रिस्पायरेशन। तो कैटाबोलिज्म का ही पहला पार्ट क्या होगा आपका, श्वसन यानी रिस्पायरेशन।
कैटाबॉलिज्म का जो फर्स्ट पार्ट था आपका, वो आपका था रिस्पायरेशन। यानी कैटाबॉलिज्म में आपके 2 प्रोसेस थे, यानी उसमें जो फर्स्ट प्रोसेस था आपका कैटाबॉलिज्म का पहला प्रोसेस होगा, वो आपका होगा क्या, रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन में क्या होगा, रिस्पायरेशन में 2 प्रोसेस होते हैं। यानी रिस्पायरेशन किसको बोलते हैं, रिस्पायरेशन बोलते हैं इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। रिस्पायरेशन बोलते हैं इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। यानी रिस्पायरेशन को बोलते हैं आप श्वास लेना और श्वास छोड़ना। तो श्वास लेना और श्वास छोड़ना 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला स्टेप क्या होगा, इनहेलेशन, श्वास को लेना, एक्सहेलेशन, श्वास को छोड़ना। तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। तो इसमें क्या करेंगे आप, जब इनहेलेशन करते हो यानी आप श्वास लेते हो, तो श्वास के साथ क्या होता है, O2 यानी ऑक्सीजन अंदर जाती है। और ऑक्सीजन कहाँ से अंदर जाएगी, आपके नेजल कैविटी, नासा गुहा। नेजल कैविटी से क्या जाएगी, आपकी O2 अंदर जाती है। और अंदर जाते हुए क्या होती है, धीरे धीरे नीचे की तरफ आती है। जो यहाँ वाला हिस्सा होगा, अगर ऑक्सीजन आपकी यहाँ पर आ गई तो यहाँ वाले हिस्से को आप बोलते हो पेरनिक्स यानी ग्रसनी। अलग अलग नामों का अलग अलग क्या है यहाँ पर इम्पोर्टेंस है। भाई जितने नाम यहाँ पर लिखे गए हैं इन सब का अलग अलग वर्क होगा। नेजल कैविटी का पेरनिक्स यानी ग्रसनी, इसका अलग महत्व होगा, यानी अलग इम्पोर्टेंस होगा, यानी इसका वर्क जो होगा वो अलग होगा। सारे ही नाम जितने यहाँ पर पार्ट बताए गए हैं, ये आपके जो आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम होगा, इन सभी रिस्पायरेटरी सिस्टम के जो पार्ट होते हैं उन सभी का वर्क क्या होगा, अलग अलग होगा। तो वो मैं जो अलग अलग वर्क क्या क्या होगा वो इसके बाद में इसको मैं डिफाइन करने के बाद अलग से उनको नोट करवा दूंगा। पहले मैं यहाँ पर डायग्राम के बारे में बताऊंगा। तो डायग्राम में आप अगर समझ में आ गया तो आप इसको एज ए नोट्स लिख सकते हो। तो आइए जानते हैं, जो आपका नेजल कैविटी होगा, सबसे पहले जो ऑक्सीजन जाएगी वो नेजल कैविटी से के अंदर जाएगी। नेजल कैविटी से होती हुई जो आपकी श्वसन जाता है, जो आपकी O2 जाएगी वो आपके पेरनिक्स में जाएगी। पेरनिक्स के बाद आपके लैरिंक्स यानी कंठ। लैरिंक्स में जो होता है यहाँ पर ये कंठ होता है, यानी कंठ में क्या होता है, आपकी श्वसन जो होता है वो नीचे की तरफ जाता है। यानी जो आपका पेरनिक्स होगा और आपकी जो फूड पाइप होता है, फूड पाइप का और पेरनिक्स दोनों ही पास पास होते हैं। जो आपका फूड पाइप होता है और आपका पेरनिक्स होता है यानी श्वास नली होती है जो यहाँ पर, वो आपकी दोनों ही क्या होगी भाई, पास पास दोनों होती हैं। कई बार क्या करते हो, जब खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद कई बार आपको धसका लग जाता है कुछ, यानी आपको खांसी आ जाती है। खांसी क्यों आती है, कई बार सांस के साथ खाना श्वास नली में यानी आपके पेरनिक्स में चला जाता है। यानी जब आप खाना खाते हो तो खाना खाने के साथ क्या होता है, कई बार आपको खांसी हो जाती है। ठीक है भाई, कब हो जाती है, अचानक से क्या होता है, जब खाना खाते हैं तो खाने के साथ साथ आपके जो खाना होता है वो आपकी श्वास नली यानी आपके जो पेरनिक्स होती है, पेरनिक्स में पहुंच जाता है, जिसकी वजह से आपको खांसी होती है। तो पेरनिक्स में और आपके फूड पाइप दोनों ही पास पास होते हैं। इससे नेक्स्ट जो आपको होगा ट्रेकिया। ट्रेकिया क्या होगी, वायु नली। वायु नली क्या होगी, जो O2 होगी वो आपके ट्रेकिया से होती हुई नीचे की तरफ जाएगी। जब नीचे की तरफ आपके ट्रेकिया से होती हुई यानी वायु नलिका से होती हुई आपकी O2 नीचे जाएगी, तो वो O2 या वो ऑक्सीजन आपके 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पर आपकी O2 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। अब 2 पार्ट में डिवाइड होने के बाद क्या होगा, आपकी जो आपकी कुछ O2 इस पार्ट में चली जाएगी और कुछ O2 आपकी इस पार्ट में चली जाएगी। अब यहाँ पर आपके क्या होगी भाई, ब्रोंकियल्स यानी ब्रोंक्यूल्स होंगे यहाँ पे। यानी ब्रोंक्यूल्स क्या होंगे, नली होती है जो ऑक्सीजन को एल्वियोली तक पहुँचाती है। यानी आपके ब्रोंक्यूल्स यानी ब्रोंक्यूल्स होते हैं, दोनों तरफ ही क्या होते हैं आपके ब्रोंक्यूल्स होंगे, यानी सूक्ष्म श्वास नली बोलते हैं जिसको आप, यानी दोनों तरफ ही क्या होंगे, आपकी सूक्ष्म श्वास नली होती है। वो श्वास नली क्या करती हैं, वो ऑक्सीजन को एल्वियोल्स तक पहुंचाने का काम करती है। अब ये जो आपके गुब्बारे से दिखाई देंगे आपको, ग्रेप शेप्स होती है, जो ये इधर भी और इधर भी दोनों तरफ, ये होती है आपकी एल्वियोली, वायु कोश।
जब आप क्या करोगे, ऑक्सीजन को अंदर लेते हो, तो ऑक्सीजन को अंदर लेने के साथ साथ क्या होता है, आपकी एल्वियोली का जो साइज होता है वो बढ़ जाता है, यानी ऑक्सीजन इनके अंदर बढ़ जाती है। और जब आप श्वास को अंदर की तरफ खींचते हो, तो श्वास को अंदर की तरफ खींचने के साथ साथ आपका जो डायफ्राम होता है वो भी सिकुड़ जाता है, और आपकी एल्वियोली जो होती हैं वायुकोश, उनमें हवा भर जाती है। और जब आप श्वास को छोड़ते हो, तो श्वास छोड़ने के साथ साथ इन्हीं पाइपों के द्वारा क्या होता है, आपका जो CO2 होता है वो बाहर की तरफ निकल जाता है, और डायफ्राम जो होगा वो रिलैक्स फॉर्म में आ जाता है। तो इस तरीके से जो आपका प्रोसेस होता है आपके बॉडी के अंदर, जो आपके लंग्स होते हैं वो इस टाइप से होते हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक लंग्स को छोटा बनाया है, एक लंग्स को बड़ा बनाया है। ये क्यों बनाया है, आपका एक लंग्स का साइज छोटा होता है और एक लंग्स का साइज बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि आपका जो हार्ट होता है वो हार्ट लेफ्ट साइड में, यानी लेफ्ट लंग्स की तरफ ही होता है। आपका जो हार्ट होता है, यानी जो दिल होता है आपका, वो लेफ्ट लंग की साइड के नीचे की तरफ ही होता है, यानी टर्न टुवर्ड टू लेफ्ट लंग। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, उस हार्ट को आने के लिए कुछ स्पेस भी चाहिएगा, यानी जो हार्ट आएगा आपका, जो दिल आएगा, उस दिल को आने के लिए यहाँ पे कुछ स्पेस भी चाहिएगा। तो वो स्पेस कहाँ पे बनाएगा, यानी अगर हम इस लंग्स का साइज छोटा करेंगे तभी वो यहाँ पर हार्ट आपका सही तरीके से आ सकता है। और जो राइट साइड का आपका लंग्स होगा उसका साइज इस साइज से कुछ बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पर इसको स्पेस देने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी। और आपके लेफ्ट साइड के जो लंग्स होगा उसको स्पेस देने की ज़रूरत होती है, यानी आपके हार्ट को स्पेस देना पड़ता है, इसलिए हम लेफ्ट साइड के लंग्स को कुछ छोटा बनाते हैं। तो इस तरीके से आपका जो डायग्राम होगा वो कुछ इस प्रकार होगा, नेजल कैविटी, पेरिनिक्स, उसके बाद आपका लैरिंक्स होता है यानी कंठ होता है नीचे की तरफ, उसके बाद जब आपकी जो ऑक्सीजन होता है वो ट्रेकिया में वायुनलिका से होती हुई आपके ब्रेंक्यूल्स के द्वारा, सूक्ष्म नलिकाओं के द्वारा नीचे की तरफ जाता है, और नीचे की तरफ जाने के बाद ये ब्रेंक्यूल्स क्या करती हैं, यानी सूक्ष्म श्वास नली इन वायु को आपके वायुकोश तक पहुंचाती है, यानी एल्वियोली तक पहुंचाती हैं। एल्वियोली का साइज क्या होता है, ग्रेप शेप्स होता है इनका, और ये एल्वियोली का साइज बढ़ जाता है जब आप ऑक्सीजन को अंदर एक्सेप्ट करते हो, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हो। जब ऑक्सीजन को छोड़ते हो, वो सॉरी CO2 गैस छोड़ते हो, यानी आप एक्सहेलेशन करते हो। एक्सहेलेशन मतलब श्वास छोड़ना, एक्सहेलेशन में क्या होगा, श्वास छोड़ना। तो आपका जो डायफ्राम होता है वो रिलैक्स फॉर्म में आ जाता है और सारी CO2 बाहर की तरफ निकल जाती है। इस तरीके से क्या करेंगे, आप ये डायग्राम बनाएंगे। अब इन जो आपके यहाँ पर नेमिंग की गई है, उन नेमिंग का क्या क्या वर्क होगा वो आप अब नोट करेंगे। आइए जानते हैं नेजल कैविटी। नेजल कैविटी का मतलब क्या होता है भाई, नेजल कैविटी जो आपकी जहाँ से आप ऑक्सीजन को बाहर, सॉरी, जो ऑक्सीजन को आप अंदर लेते हो और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हो, यानी इनहेलेशन और आपका एक्सहेलेशन। यानी रिस्पायरेशन का जो प्रोसेस होता है वो आपका नेजल कैविटी से ही स्टार्ट होता है। आपके जो ऊपर का पार्ट होगा आपके, वो नेजल कैविटी ही होगा, जहाँ से आप ऑक्सीजन को अंदर लेते हो और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर की तरफ छोड़ते हो, वो आपका होगा नेजल कैविटी। वर्क क्या होगा नेजल कैविटी का, छनन का कार्य, यानी फिल्ट्रेशन। जो नेजल कैविटी में क्या होगा, आपके जो आपकी वायु होती है वो अंदर फिल्टर होकर ही जाती है, क्योंकि वायु में क्या होता है, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल, बहुत सारे कुछ पार्टिकल होते हैं जो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। तो वो आपकी जो आपकी रिस्पायरेशन का जो पाइप होगा, रिस्पायरेटरी पाइप होगा जो अंदर, जो आपके ट्रेकिया होगा, उसके अंदर कुछ डस्ट पार्टिकल ना जा पाए, यानी आपके कुछ डस्ट पार्टिकल आपकी बॉडी में एंटर ना कर पाए, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपकी नेजल कैविटी में ही आपका जो O2 होता है वो वहां पर छनन का काम, फिल्ट्रेशन का काम होता है। दूसरा काम क्या होता है नेजल कैविटी का, श्वास को गीला और गर्म करना, श्वास को गर्म करना और गीला करना। क्योंकि आपकी जो शुष्क वायु होती है, जो वायु आपकी जो ऑक्सीजन होती है, आप उसको कूल्ड एयर को आपने लंग्स के अंदर एक्सेप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि लंग्स का जो वेट हो जाता है वो ज़्यादा हो जाता है अगर आप कूल्ड एयर को अपने लंग्स के अंदर लेते हो, तो ये आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। तो जो आपका क्या होता है, O2 होता है, ऑक्सीजन होती है, वो पहले गर्म होती है, यानी
जो आपका नेजल कैविटी होता है वो ऑक्सीजन को गर्म करने का और गीला करने का, यानी उसमें अंदर क्या होती है आपकी मॉइस्चर आ जाती है, यानी मॉइस्चर होने के साथ साथ आपका जो O2 होता है वो गर्म भी हो जाता है। तो यानी श्वास को गीला करना और गर्म करना कौन करता है? आपका नेजल कैविटी ही करता है। तो बिना गर्म वायु और बिना मॉइस्चर के वायु आपके लंग्स एक्सेप्ट नहीं करते। तो इसको एक्सेप्ट करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? आपने जो O2 ली, यानी जो ऑक्सीजन आपने एब्जॉर्ब की, उस ऑक्सीजन को आपको क्या करना है? पहले आपको उसको गीला करना पड़ेगा और उसको गर्म करना पड़ेगा। तो ये काम कौन करेगा? आपका नेजल कैविटी ही करेगा। नंबर 2 आपका ग्रसनी, पैरनिक्स। पैरनिक्स क्या होता है? आपका श्वसन तंत्र व पाचन तंत्र का भाग होता है, यानी आपका जो डाइजेशन सिस्टम होता है, आपका डाइजेशन का पार्ट भी होता है और आपका रिस्पायरेटरी का भी पार्ट होता है आपका पैरनिक्स। पैरनिक्स दो क्या होता है? आपका जो फूड पाइप होता है और आपका जो ऑक्सीजन जिस पाइप से आप ऑक्सीजन को अंदर तक पहुंचाते हो, वे दोनों पाइप क्या होते हैं भाई? पास में होते हैं। यानी ऑक्सीजन के पास में ऑक्सीजन पाइप होगा जो आपका, वो भी पास में होगा, और जो फूड पाइप होगा वो भी पास में होता है। यानी दोनों क्या होते हैं? पास होते हैं। तो इसलिए क्या बोलते हैं? श्वसन तंत्र व पाचन तंत्र का ही भाग होता है। कौन? आपका पैरनिक्स। नंबर 3 आपका लैरिंक्स, जिसको आप कंठ बोलते हो। आपके जो कंठ होता है यहाँ पर, यानी आप जिसको क्या बोलते हो? लैरिंक्स। लैरिंक्स के अंदर ही क्या होता है? वॉइस बॉक्स उपस्थित होता है। वॉइस बॉक्स कैसे? जैसे आपके वोकल कॉर्ड होते हैं, जैसे लेडीज होती हैं उनकी जो वॉइस होती है वो कुछ पतली होती है, जो जेंट्स होते हैं उनकी वॉइस मोटी होती है। तो वो वॉइस बॉक्स की वजह से ही होती है, और वो वॉइस बॉक्स के चारों ओर एक कार्टिलेज मेम्ब्रेन का आवरण होता है। यानी उस वॉइस जो बॉक्स होता है आपका यहाँ पर, उस वॉइस बॉक्स को आवरण घेरे रखता है, ताकि वो जो वॉइस बॉक्स होता है वो अपना काम सही से कर पाए। तो आपका लैरिंक्स क्या होता है? आपका लैरिंक्स के अंदर ही क्या होता है? आपका वॉइस बॉक्स उपस्थित होता है। 4 में आपका आएगा ट्रेकिया, वायुनलिका। वायुनलिका क्या होगा? वायु को लंग में पहुंचाना। जो आपके ट्रेकिया होगा, ट्रेकिया का क्या काम होता है? जो ऑक्सीजन आप एक्सेप्ट करते हो या जो ऑक्सीजन आप एब्जॉर्ब करते हो, उस एब्जॉर्ब ऑक्सीजन को आपके लंग्स तक पहुंचाना। आपकी जो होती है रिस्पायरेटरी पाइप होता है, ये बहुत लॉन्ग पाइप होता है आपका। तो वो पाइप का जो कनेक्शन होता है आपका आपके सीधे लंग्स से होता है। यानी यहाँ से जो पाइप जाता है, ये पाइप होता हुआ ये सीधा आपके लंग्स तक जाता है, और लंग्स के यहाँ पर आने के बाद 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। कौन? ट्रेकिया। तो ट्रेकिया के माध्यम से ही जो ऑक्सीजन होती है वो लंग्स तक पहुंचती है। तो ट्रेकिया के माध्यम से ही जो आपकी ऑक्सीजन होती है वो लंग्स तक पहुंचती है। आगे क्या आएगा आपका? एल्वियोली। एल्वियोली में क्या होगा? एल्वियोली वायु को, एल्वियोली में होगा आपका यूनिट ऑफ रिस्पायरेशन सिस्टम, यूनिट ऑफ लंग्स। यानी ब्रोंकियल्स और आपके एल्वियोली, इन दोनों को मिलकर ये आपका क्या बनता है भाई? लंग्स बनता है। यानी आपके एल्वियोली प्लस ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स मतलब आपके जहाँ पर ऑक्सीजन आपकी एल्वियोली तक पहुंचती है, यानी उन दोनों को पार्ट को मिलाकर ही क्या बनता है? आपका लंग्स बनता है। तो एल्वियोली क्या होगा? आपका यूनिट ऑफ रिस्पायरेशन सिस्टम, यूनिट ऑफ लंग्स। यानी जब आपकी ऑक्सीजन लास्ट में जाकर कहाँ रुक जाएगी? एल्वियोली में। यानी ऑक्सीजन यहाँ नेजल कैविटी से होती हुई डायरेक्टली कहाँ पर जाकर रुकती है? बाद में आपके एल्वियोली में ही रुकती है। एल्वियोली ग्रेप साइज होते हैं, यानी जैसे आपके ग्रेप्स होते हैं, ग्रेप का शेप होता है, तो इस तरीके से आपके जो एल्वियोली होते हैं वो भी कुछ इस टाइप की होते हैं, गुच्छे से होते हैं। और एल्वियोली की संख्या कितनी होती है? एक लंग्स में एल्वियोली की संख्या 300 मिलियन तक होती है। एल्वियोली में क्या होते हैं? ग्रेप शेप होते हैं, यानी जो जैसे ग्रेप्स का शेप होता है ना, सेम टू सेम बिल्कुल ऐसा ही आपका एल्वियोली होता है। ऑक्सीजन आप एक्सेप्ट करते हो तो उसके एक्सेप्ट करने के साथ साथ एल्वियोली का साइज बढ़ जाता है और फूल जाती हैं, और जब आप CO2 गैस बाहर निकालते हो तो वो सिकुड़ जाती हैं। तो 300 मिलियन एक लंग में होती हैं और 300 मिलियन दूसरे लंग में। तो इस टाइप से क्या होंगे आपके सारे के सारे जो आपके मानव श्वसन तंत्र या ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम के ये कुछ मेन पार्ट होते हैं, मेजर पार्ट होते हैं ये सारे के सारे। तो जिसके माध्यम से आप श्वास को लेते और छोड़ते हो। रिस्पायरेशन की जो प्रोसेस होती है, ब्रीथिंग की जो प्रोसेस होती है, वो कुछ इस टाइप से होती है अभी। तो ये सारे मेजर पार्ट होंगे इनके।